हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग को सन टाई से उस लेवल 8 की सूडो डिवाइन पिल का राज मालूम हो चुका था और ये एक जाल है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सनसी जो कि वांगलिंग को टेस्ट करने के लिए उस पर हमला करने के लिए आया, तो वांगलिंग पीछे नहीं हटता बल्कि उसने खुद अपनी मर्जी से इस जाल में कदम रख दिया। हम देखते हैं कि वांगलिंग सनसी के साथ मिलकर उस ऑक्शन हाउस में आ जाता है, जहाँ बाउही टावर के ऑक्शन में सबसे लास्ट आइटम वही लेवल 8 का सूडो डिवाइन पिल था। इसकी कीमत उन्होंने पहले ही काफी ज्यादा कम रखी थी, जहाँ उन्होंने स्टार्टिंग 10,000 सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल से करी। लेकिन साथ ही साथ सन फैमिली ने बाकी के सब लोगों को डरा दिया था कि कोई भी इस पिल के लिए बिडिंग नहीं करेगा। वांगलिंग जानता था कि ये पिल उसी के लिए जाल की तरह बिछाई गई है, लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिंग भी बहुत ही स्मार्ट खेलता है, जहाँ वो ऊंची आवाज में इतनी कीमती ट्रेजर पिल की कीमत सिर्फ एक सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल लगाता है और कहता है कि बेचना है तो बेचो, वरना इससे महंगा मैंने नहीं खरीदना। जो सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ सब लोग ये सुनकर हैरान होते हुए कह रहे थे कि सिर्फ एक सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल, आखिर ये आदमी है कौन? क्या ये पागल हो चुका है? इससे समझ नहीं आता कि इतनी कीमती ट्रेजर की इस तरह की कीमत नहीं लगाई जा सकती। क्या ये मजाक कर रहा है? सब लोग यहाँ पर वांगलिंग की तरफ देखते हुए आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन ऑक्शन होस्ट अपने मन में ये सब सुनते हुए सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने ये डील एक्सेप्ट कर ली तो सब लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमारे बाहुई टावर ने इस डील को रिग किया है, और अगर मैं इस डील को एक्सेप्ट नहीं करती तो सन फैमिली के पैट्रिक के ऑर्डर के खिलाफ जाना होगा, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इवन कि हम देखते हैं कि सनसी भी यहाँ पर वांगलिंग की ये बात सुनकर उससे शाबाशी देते हुए कह रहा था कि तुम वाकई में जीनियस हो। दूसरी तरफ उस लड़की के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो वांगलिंग से कहती है चूंकि तुम अकेले कल्टिवेटर हो और तुमने इसके लिए बिडिंग स्टार्ट की और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी बिडिंग नहीं कर रहा, तो इसलिए ये ट्रेजर तुम्हारा हुआ सिर्फ एक सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल के बदले। ये बोलते हुए वो वांगलिंग को ये पिल दे देती है, जबकि वांगलिंग ने एक सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल दे दिया था। बाकी के सब लोग ये देखकर शौक होते हुए आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये क्या हो गया? क्या बाहुई टावर वाले लोग पागल हो चुके हैं जो कि इतनी कीमती ट्रेजर को इतने सस्ते में दे रहे हैं? सब लोग इसी तरह की डिस्कशन कर रहे थे। दूसरी तरफ वांगलिंग इस पिल को लेने के बाद यहाँ सनसी से कहता है कि मेरा काम यहाँ पर हो गया, अब चूंकि पीछे करने को कुछ नहीं बचा तो मुझे जाने की इजाजत चाहिए, और ये कहती वांगलिंग वहां से टेलीपोर्ट करते हुए चला गया। सनसी भी पीछे खड़ा सर हिलाता रह गया कि आखिर वो क्या ही कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगलिंग पर आ जाता है, जो गली में धीरे धीरे चलते हुए सामने की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे, और वांगलिंग रुककर सवाल करते हुए पूछा कि कौन है वहां पर, जहां पलटकर देखने पर वांगलिंग को जानने को मिला कि वो तो कोई और नहीं सन टाई था, जो कि अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वांगलिंग आखिर जानबूझकर इस दलदल में क्यों कूदा है। पर अब सन टाई पूरी तरीके से बदल चुका था। पहले वो हमेशा बेचैन और उतावला रहता था ताकत की लालच में, लेकिन अब मानो जैसे उसे ट्रू पीस मिल चुका हो, उसे इन चीजों की अब तलब नहीं होती। इवन कि सन टाई अपने स्टोरी बैग को निकालते हुए धीरे धीरे वांगलिंग की तरफ भेजते हुए कहता है कि इसमें 50,000 से ज्यादा सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स है, जो कि मैंने पिछले कई सालों में इकट्ठा किए थे। इसमें पिल रिफाइनिंग और आर्टिफैक्ट फोर्जिंग की कुछ टेक्निक्स भी है, जो सब बोलते हैं वो ये वांगलिंग को दे देता है। साथ ही सर वो पलट कर जाते हुए वांगलिंग को बताता है कि ये सब मैंने इसी उम्मीद में इकट्ठा किए थे कि किसी दिन मैं इनका इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, तुम इसे मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर रख सकते हो। वांगलिंग तो यहाँ सन टाई का ये रूप देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो इस तोहफे को अपने पास रखते हुए साथ ही साथ पास की बातों को याद करता है कि कैसे वांगलिंग लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में था। सन टाई चूंकि उसका 100 साल के लिए सर्वेंट बन चुका था, इसलिए सन टाई ने वांगलिंग की जान बचाई थी, लेकिन तब के टाइम सन टाई वांगलिंग से नफरत करता था और वो वांगलिंग को हर हाल में जान से मारना चाहता था। वांगलिंग यहाँ पर कहता है कि मैंने लाइफ एंड डेथ देखी, मैंने ताकतवर होना और कमजोर होना दोनों महसूस किया, बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार होना और अफसोस करना। हर एक कॉज का कोई न कोई इफेक्ट होता है। वांगलिंग याद करता है कि कैसे मास्टर जावी की वजह से सन टाई उसका 100 साल के लिए सर्वेंट बन चुका था, और वांगलिंग की ही वजह से ट्रोल एंसेस्टर ने सन टाई को इस दुनिया में बेच दिया था। ये सब कुछ बेशक वांगलिंग की वजह से हुआ, और अब सन टाई कैसा हो चुका है ये सब सोचते हुए वांगलिंग खुद से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि रेल्म ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड रीइंकार्नेशन के बाद आखिर आगे क्या आता है। लाइफ एंड डेथ हर एक चीज का सोर्स होता है। आज के दिन तुम जो भी करते हो, कल के दिन तुम उसकी कीमत चुकाते हो। हर कॉज का कोई न कोई इफेक्ट होता है। सन टाई बेशक यहाँ पर मेरी वजह से आया, लेकिन उसे यहाँ पर असली शांति मिली, शायद वो शांति भी मेरी वजह से उसे मिली है। यहाँ वांगलिंग को लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन डोमेन के बाद कॉज एंड इफेक्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हासिल हो चुकी थी, जो सब समझने के बाद वांगलिंग वहां से रवाना हो गया, और हम देखते हैं कि वो प्लेनेट रनियन के एक बहुत ही ज्यादा सुनसान खाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वांगलिंग कह रहा था कि मेरे पास 3 लाख सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल हो चुके हैं, जो कि मेरी लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए बस बहुत ही मुश्किल से काफी होंगे, तो मुझे उनका इस्तेमाल करते हुए अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। ये कहती वांगलिंग अपने
स्टोरेज बैग के अंदर मौजूद सारे के सारे सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिन्हें वांगलिंग वहां पर जमीन पर फैलाते हुए एक फॉर्मेशन बनाने लगा था। वांगलिंग ने साथ ही साथ अपने 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर दी थी ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वांगलिंग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया। वहां पर मौजूद जितने भी सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल थे, वांगलिंग ने उन सबको शैटर करते हुए यहाँ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जो एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर थी। वांगलिंग की सातों तलवारें तेजी के साथ गोल गोल घूमते हुए सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए वांगलिंग की बॉडी के अंदर लाने लगी। एक साथ यहाँ वांगलिंग की बॉडी में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग जोरों के साथ चिल्लाता है और हम देखते हैं कि वो एनर्जी सीधे जाकर आसमान से टकराने लगी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक थी कि इसे दूर दूर तक महसूस किया जा सकता था। सब लोग उसे देख पा रहे थे। इतनी खतरनाक एनर्जी को देखकर तो रनसू, फेंग, सनजी और जाओचुआन भी सरप्राइज हो गए थे। वो समझ गए थे कि शायद वांगलिंग इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को वार्न कर रहा है कि हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिंग ने चूंकि इतने ज्यादा सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था, तो इसकी वजह से वांगलिंग की ताकत भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। वांगलिंग की बॉडी पर इस एनर्जी की वजह से कुछ क्रैक्स भी देखे जा सकते थे। वांगलिंग इसे देखते हुए कहता है कि सेलेस्टियल एनर्जी तो अब काफी है, उतनी जितनी असेंडेंट के मिड स्टेज के कल्टीवेटर के पास होती है, मगर अब वांगलिंग को अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाना होगा और ज्यादा ताकतवर होने के और यहाँ से आगे कल्टीवेशन करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर सोचने लगा, जिसके लिए ऑफकोर्स वांगलिंग को और ज्यादा सेलेस्टियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वांगलिंग यहाँ पर सोचने लगा, चूंकि उन तीनों ने मिलकर जानबूझकर मुझे इस दलदल में घुसाने की कोशिश की है, अब उन लोगों को मेरे साथ हासिल करने के लिए थोड़ी और कीमत चुकानी होगी। वैसे भी अभी मैंने जो इन लोगों को अपनी ताकत का नमूना दिखाया, उससे इन तीनों को समझ तो आ चुका होगा कि असली सिचुएशन कहां पर है। इन लोगों को मैं जो कहूँ इन्हें फिलहाल करना है, यानी कि अगर वांगलिंग इन लोगों का साथ देते हुए ये मुश्किल अपने सर लेने वाला है, तो वांगलिंग को भी बदले में इनसे बहुत कुछ चाहिए। वांगलिंग इनकी जिंदगी बचाने के लिए इन्हें कंगाल करके रख देगा। हम देखते हैं कि रनस्यू फेंग तो वहां पर आ चुका था और वो वांगलिंग को देखते हुए सरप्राइज होकर कहता है, तो इसने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, जो करने के लिए वो एक कंफर्मेशन हमला वांगलिंग पर करना चाहता था और इसके लिए हम देखते हैं कि वो खुद को तैयार करने लगा। दूसरी तरफ वांगलिंग ने भी फन से पीछे की तरफ देखते हुए एक ही हाथ के इशारे से सेलेस्टियल गार्ड को बाहर की तरफ समन कर लिया, जो कि शैडो मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से रनस्यू फेंग की तरफ आ रहा था। ये देखकर रनस्यू फेंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि उस सेलेस्टियल गार्ड ने सिर्फ एक ही पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए रनस्यू फेंग के अटैक को खत्म कर दिया। साथ ही सर वो पाम अटैक सीधा जाकर रनस्यू फेंग को हिट कर देता है, जिसकी वजह से रनस्यू फेंग इंजर्ड हो गया। वो खून की उल्टियां करने लगा। वो खुद को संभालते हुए फन से खड़ा हो जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने मौजूद ये सेलेस्टियल गार्ड कोई मॉन्स्टर है, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी सारा खतरनाक होगी, यह रनस्यू फेंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो फन से एक रिकवरी पिल खा लेता है। साथ ही सर वो अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये सच में मुझे जान से मारना चाहता होता तो वो पाम अटैक काफी था। इससे सिर्फ मेरी सोल ही शैटर ना होती, बल्कि मेरी बॉडी तक एक्सप्लोड कर जाती। वांगलिंग ने जानबूझकर मुझ पर रहम दिखाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी अपने इस खूंखार सेलेस्टियल गार्ड को वापस बुलवा लेता है। साथ ही सर हम देखते हैं कि रनस्यू फेंग उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये आदमी असली में है किस कल्टीवेशन लेवल पर, क्योंकि ये वांगलिंग की ट्रू कल्टीवेशन को सेंस नहीं कर पा रहा। ये अपने मन में सोच रहा था कि ये असेंडेंट ग्रेड परफेक्शन पर तो पहुंच चुका होगा, या हो सकता है कि ये असेंडेंट लेवल से भी ऊपर जा चुका हो। यहाँ वो ये सब घबराते हुए सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी उसे डराते हुए कहता है कि मेरे खिलाफ साजिश करके तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर स्कीम बनाते हुए इस दलदल में फंसाने की कोशिश की। आखिर तुम लोग जानते नहीं कि ज़ुमू है कौन। जिस पर तो रनस्यू फेंग फन से वांगलिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये हम लोगों की गलती थी। हम लोग बहुत बड़ी बेवकूफ है, लेकिन हुआन फैमिली बहुत ही जरा खतरनाक है। उनसे बचने का हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए बेबसी की सिचुएशन में हम लोगों ने ये कदम उठाया। हम बस सिर्फ उम्मीद कर रहे थे कि आप हमारी जान बचा दे। वांगलिंग उसकी ये बात सुनते हुए हाथ का इशारा करके कहता है कि खामोश हो जाओ, मुझे ये बहाने नहीं सुनने। लेकिन अगर वाकई में तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को ज़ुमू यानी कि मेरी प्रोटेक्शन मिल जाए, तो तुम लोगों ने उसके लिए कुछ ज़्यादा किया नहीं। अभी तुम लोगों को उसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी है। उसके बाद ही तुम लोगों को मेरी सिंसेरिटी मिल पाएगी। जो सुनकर तो यह रनस्यू फेंग सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। वांगलिंग क्लियरली जवाब देते हुए कहता है कि मेरे कहने का यही मतलब है कि मुझे तुम्हारे फैमिली के 90% सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल चाहिए। यह सुनकर तो रनस्यू फेंग शॉक हो गया था। दूसरी तरफ वांगलिंग कहता है कि तुम दोनों भी फन से बाहर आ जाओ। ये सुनते ही सनजी और जाओचुआन भी वहां पर आ गया था, जहां पर वांगलिंग कहता है कि सन फैमिली मुझे तुम लोगों के 70% सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल चाहिए, और जहां तक जाओ फैमिली की बात है, तुम लोगों को भी अपनी फैमिली के 90%
सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल देने होंगे। जो सुनकर तो जाओ चुआन शौक हो गया था, क्योंकि ये बहुत ही सारा बड़ी कीमत होगी। पर वांग लिंग यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो कहता है कि हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि 4 साल पहले जो तुम लोगों ने लेवल 8 सूडो डिवाइन पिल जिस कल्टिवेटर से हासिल की थी, वही हुआन फैमिली का मेंबर, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका स्टोरेज बैग, उसके सारे के सारे रेलिक और वो बाकी के लेवल 8 के सूडो डिवाइन पिल, वो सारे के सारे तुम मुझे दे दो। उनमें से कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। ये सुनकर तो वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर वांग लिंग यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो कहता है कि मेरी एक और आखिरी शर्त भी है। जिस शर्त के मुताबिक अगर फ्यूचर में मेरी कल्टिवेशन के लिए सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल कम पड़ गए तो तुम लोगों को मेरी कल्टिवेशन के लिए और सारा सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल ढूंढकर लाने होंगे। यानी कि ये जिम्मेदारी भी तुम तीनों के फैमिली के कंधों पर होगी। अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है। इसी तरीके से जुमू यानी कि मैं तुम लोगों की फैमिलीज को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इन शर्तों में नेगोशिएशन नहीं हो सकती, या तो तुम इसे एक्सेप्ट करो या फिर रिफ्यूज करो, तीसरा कोई रास्ता नहीं। यहाँ ये तीनों एंसेस्टर वांग लिंग की शर्तें सुनने के बाद इस बारे में सोच रहे थे। सबसे पहले तो संसी वांग लिंग की बात सुनकर एग्री करते हुए कहता है कि मेरा सन फैमिली प्लान आपकी शर्तों को एक्सेप्ट करता है, जब तक आप हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो और साथ ही साथ उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकालो। हम अपनी फैमिली के 70% सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल आपको देने के लिए तैयार है। ये सब सुनकर रन ज़्यू फेंग भी फुनस से सामने की तरफ आते हुए कहता है कि ठीक है, मैं भी इसके लिए एग्री करता हूँ। मैं आपको अपनी फैमिली के 90% सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ, बस बदले में मुझे चाहिए कि आप मेरी रन फैमिली के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लो और अपने वादे को पूरा करो। ये सुनकर वांग लिंग, संसी और रन ज़्यू फेंग तीनों अब यहाँ जाओ चुआन की तरफ देख रहे थे, जो कि खामोश खड़ा था। जहाँ रन ज़्यू फेंग जाओ चुआन से कहता है कि ब्रदर जाओ, 4 साल पहले वो एम्बुश हम तीनों ने मिलकर किया था। आज के दिन ये मत सोचना कि इस मुश्किल में तुम हमारे साथ नहीं हो। तुम फिलहाल के लिए हमसे अलग नहीं हो सकते, तुम्हें खामोश होने का कोई हक नहीं। दूसरी तरफ संजी भी उसे समझाते हुए कह रहा था कि जब एक बार घोंसला टूटता है तो अंदर मौजूद अंडे भी नहीं बचते, इसलिए बेहतर तो यह है कि फिलहाल हम अपने घोंसले को बचाए। असल में वो उसे बताना चाह रहा था कि अगर हम लोगों की जिंदगी बच गई तो ये ट्रेजर्स तो वापस आ जाएंगे। जो सब सुनकर जाओ चुआन भी आखिर एक लंबी सांस लेते हुए मान गया था और वो वांग लिंग को अपना स्टोरेज बैग देते हुए कहता है कि यही है वो सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल जो कि मैंने इकट्ठा किए थे। बाकी के दोनों भी अपने सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल का हिस्सा यहाँ वांग लिंग को दे देते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि संसी ने यहाँ पर उस कल्टिवेटर का स्टोरेज बैग भी वांग लिंग को दे दिया था, जिसके बारे में संसी बताता है कि ये हुआन क्लैन के उसी मेंबर का स्टोरेज बैग है जिसके अंदर तुम्हें सारे के सारे उसकी रेलिक्स मिल जाएंगे। ये सब सुनकर वांग लिंग वो चारों के चारों स्टोरेज बैग अपने पास रखते हुए कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्लोज डोर कल्टिवेशन करने के लिए। मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे जब तक जरूरी ना हो, और जब हुआन क्लैन वाले यहाँ पर आएंगे तो मैं खुद एक्शन ले लूंगा। ये कहती वांग लिंग फौरन वहाँ से चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांग लिंग की कीव पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिंग यहाँ पर उसी हुआन क्लैन के मेंबर के स्टोरेज बैग को चेकआउट कर रहा था, जिसके अंदर वांग लिंग को उसके कपड़े और कुछ जेड पेडेंट साथ ही साथ यहाँ पर गोल्डन और क्रिस्टल दिखाई देते हैं। साथ ही सर वांग लिंग को हुआन फैमिली के उस मेंबर का यहाँ आइडेंटिटी मेंडेलियन भी देखने को मिलता है, जिसे देखते हुए वांग लिंग कह रहा था कि ये देखने में तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसीलिए वांग लिंग अपने सेलेस्टियल गार्ड को बाहर की तरफ समन करते उस आइडेंटिटी मेंडेलियन के सीक्रेट को समझने के लिए उसे उसके अंदर भेजवा चुका। जहां अंदर आने के बाद वांग लिंग को वहां पर एक मोर का पंख देखने को मिलता है और वांग लिंग ये देखकर कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गहरा राज है। इस मटेरियल पर एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि उस कल्टिवेटर के सोल फ्लेम के साथ जुड़ी हुई थी और वो कल्टिवेटर जैसे ही मरा होगा, हुआन फैमिली को भी तभी उसकी मौत की खबर मिल चुकी होगी। इसके बाद वांग लिंग उस कल्टिवेटर का एक जेड पेडेंट निकालता है, जिसके ऊपर प्रिंट की हुई इंफॉर्मेशन वांग लिंग ने देखने की कोशिश की और उसे जानने को मिला कि 4 साल पहले उस कल्टिवेटर ने मरने से पहले इस पेडेंट पर एक प्लेनेट यूनसिया के बारे में बताया था, जिस यूनसिया प्लेनेट पर गोल्डन फ्लेम और वेंस मौजूद है और वो उसने ढूंढ लिए थे और वो इस इंफॉर्मेशन को मरते हुए इसी तरह जाया होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने ये इस जेड पेडेंट पर लिख दी थी। जो जानकर तो वांग लिंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था कि क्या कहा गोल्डन एट्रीब्यूट के फ्लेम और वेंस। ये तो कमाल हो गया, क्योंकि वांग लिंग के हेवन डिफाइंग बीट को भी गोल्डन एट्रीब्यूट का एलिमेंट चाहिए था। वांग लिंग ने अपने हेवन डिफाइंग बीट के लिए बाकी के सारे एलिमेंट्स तो ढूंढ लिए थे, ये वो आखिरी एलिमेंट है जो कि अभी भी मिसिंग है और इस गोल्डन एट्रीब्यूट एलिमेंट को कंप्लीट करने के बाद ही हेवन डिफाइंग बीट वांग लिंग को अपने मास्टर के तौर पर चूज कर सकता है और वांग लिंग को उस हेवन डिफाइंग बीट की ट्रू पोटेंशियल देखने को मिलेगी। अब तक तो वांग लिंग के लिए ये बस एक मामूली सा ट्रेजर है। ये इन्फॉर्मेशन वांग लिंग के लिए बहुत ही ज्यादा खास थी, इसलिए वो फौरन से संसी को एक मैसेज भिजवाते हुए कहता है कि हेवन स्टार सिस्टम के बारे में तुम्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी के सारी मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीट स्लिप पर इंप्रिंट
करके फौरन से मुझे भिजवा दो। ये सुनकर सनजी बिल्कुल ऐसे ही करता है और हम देखते हैं कि वांगलिंग को यहाँ उस इंफॉर्मेशन के अंदर प्लेनेट यूनसिया दिख गया था जिसके ऊपर गोल्डन फ्लेम और वेंस मौजूद है और वांगलिंग उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए वांगलिंग यहाँ से रवाना होने लगा। वांगलिंग यहाँ पर उड़ते हुए अभी प्लेनेट से बाहर की तरफ जाने वाला था, तभी अचानक वो तीनों भी फौरन से वांगलिंग के पीछे आ जाते हैं, जो कि वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछ रहे थे कि क्या तुम प्लेनेट रैनियन को छोड़कर जा रहे हो। सनजी वांगलिंग से कहता है कि मेरे दोस्त, हमारी सन फैमिली ने तुम पर भरोसा किया है, वो तुम्हारे कैरेक्टर पर यकीन करता है, तुम इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हम लोगों की जान खतरे में है, वन फैमिली कभी भी हमारे दरवाजे तक पहुंच सकती है। ये सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि जब एक बार ज़ुमू वादा कर ले तो वो अपने वादे को कभी नहीं तोड़ता। अब इन तीनों के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा था, आखिर ये लोग कह भी क्या सकते थे। ये लोग परेशान होकर इस बारे में सोचने लगे, तभी अचानक वहाँ का मौसम चेंज होने लगा। अचानक से काले बादल चारों तरफ फैलने लगे, बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी, जो देखकर रंसियो फेंग घबराते हुए कहता है तो आखिरकार हुआन फैमिली यहाँ पर आ ही गई। वांगलिंग भी ये सुनकर सामने की तरफ देख रहा था, जहाँ हवा में एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से हुआनडोंग निकलकर बाहर आ गया, जो कि अपने स्टार कंपास पर खड़ा था और वो यहाँ पर आते ही कहता है कि मैं हूँ हुआनडोंग, सेकंड रैंक क्लैन गार्डियन। हुआन फैमिली से मैं यहाँ पर आया हूँ। प्लेनेट यानयून के जितने भी असेंडेंट स्टेज के कल्टीवेटर है वो सारे के सारे मेरे सामने आए। जो बोलती वो अपनी डिवाइन फॉर्म को समन करते हुए यहाँ उसके हाथ के प्रेशर से इन तीनों पर खतरनाक दबाव लगाने लगा। हुआनडोंग का डिवाइन फिगर साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग के डिवाइन फिगर की तो बात ही अलग थी। हुआनडोंग का डिवाइन फिगर वांगलिंग के डिवाइन फिगर के सिर्फ एक आंख के बराबर था। वांगलिंग गुस्से के साथ अपने हाथ को हवा में उठाते हुए कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और ये कहती वांगलिंग ने जब अपनी मुट्ठी बंद करी तो उसका डिवाइन फिगर हुआनडोंग के डिवाइन फिगर को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हुआनडोंग भी खून की उल्टी करने लगा। इन तीनों पर भी उसका प्रेशर लगना बंद हो चुका था। हुआनडोंग यहाँ पर गुस्से के साथ फौरन से वांगलिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो। ये बोलते वो फौरन से वांगलिंग पर स्लैश अटैक चल देता है, जिसे वांगलिंग ने आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। हुआनडोंग वांगलिंग की तरफ देखते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर कौन हो तुम, आखिर तुम्हारा क्या नाम है, जो कि हुआन फैमिली के कामों में इस तरह से टांग अड़ा रहा है। जो सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग भी अपनी 2 उंगलियों की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मेरा नाम जानने की अभी तुम्हारी औकात नहीं हुई। ये बोलती वांगलिंग के पीछे एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन समझ चुका था और वांगलिंग उसकी पावर को अपनी 2 उंगलियों के अंदर इकट्ठा करते हुए फौरन से हुआनडोंग पर हमला करते हुए कहता है कि इनहाइलेशन। इस लाइटनिंग अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर यहाँ हुआनडोंग ने खुद को बचाने के लिए एक डिफेंसिव बैरियर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो डिफेंसिव बैरियर तो वांगलिंग के लाइटनिंग अटैक के सामने सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं टिका, जबकि ये लाइटनिंग अटैक सीधे जाकर हुआनडोंग को भी हिट कर जाता है। हुआनडोंग खुद को संभालते हुए कहता है कि ये किस तरह की लाइटनिंग है, ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसकी कल्टीवेशन असेंडेंट के मिड स्टेज की तो नहीं लगती, मुझे यहाँ से भागना होगा। और ये कहती वो फौरन वहां से दुम दबाकर भागने की कोशिश करने लगा। वांगलिंग भी उसे भागने नहीं देता, बल्कि वो फौरन से अपने 7 सोर्ड स्पिरिट्स बाहर की तरफ समन कर लेता है, जो कि कंबाइन होते हुए गोल्डन कियानकुन बीस्ट में कन्वर्ट हो चुके थे। और हम देखते हैं कि वो कियानकुन बीस्ट फौरन से यहाँ हुआनडोंग के पीछे पड़ गया। हुआनडोंग तो यहाँ उस बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहता है कि मुझे यहाँ से एस्केप करना होगा ताकि मैं जल्दी से यंग लेडी को इस बारे में रिपोर्ट कर सकूं। और यही सोचते हुए फौरन से अपने हैंड साइंस बनाते हुए वॉइड का रास्ता ओपन करने की कोशिश करता है ताकि वो वॉइड में टेलीपोर्ट करके यहाँ से निकल सके। जिसमें पहले लम्हे में तो हम देखते हैं कि कियानकुन बीस्ट यहाँ उसे अपने जबड़े में पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हुआनडोंग गायब हो जाता है। देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि हुआनडोंग बच गया, लेकिन वो 7 सोर्ड स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। कियानकुन बीस्ट जोरों से गुस्से के साथ दौड़ता है और हम देखते हैं कि हुआनडोंग एक प्रेशर के कारण वापस से यहाँ पर दिखेला गया। जहाँ वापस आते ही वो 7 के 7 सोर्ड स्पिरिट फौरन से एक फॉर्मेशन बनाते हुए यहाँ हुआनडोंग को जकड़ लेती है। हुआनडोंग के पास अब भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। वांगलिंग और बाकी के तीनों एंसेस्टर भी यहाँ उसके पास आ गए थे, जहाँ हुआनडोंग वांगलिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे हुआन फैमिली के खिलाफ जाने की, तुम अभी इतने भी सारा ताकतवर नहीं, अगर तुमने अभी के अभी मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो तुम जानते नहीं कि तुम इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाओगे, तुम तो मरोगे, तुम्हारे साथ जितने भी तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो सब भी मारे जाएंगे। रंसियो फेंग तो ये सब सुनकर अपने मन में सोचने लगा, तो इसका मतलब कि हुआन क्लैन हमें खत्म करे बगैर तो नहीं रुकने वाला, अब हमें उनका सामना तो करना ही होगा। ये तो अच्छा हुआ कि ज़ुमू यहाँ पर मौजूद था, उसके बगैर हम ये सब नहीं कर सकते। यानी कि उन्हें लग रहा था कि वांगलिंग की वजह से उनकी जान बच सकती है और इसी बात को लेकर वो खुश हो रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रंसियो फेंग उससे सवाल करते पूछता है कि हुआनडोंग बताओ कि आखिर तुम हमारे रनियन प्लेनेट में क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम। जिस पर हुआनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे मकसद के बारे में जानना चाहते हो, तुम तो रनियन प्लेनेट के पैट्रिक हो ना, ये बेवकूफ किसी और को बनाना, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा यहाँ पर क्या मकसद है और मैं किस लिए
ही यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर तो ये तीनों एंसेस्टर परेशान हो गए थे। हुआनडोंग कहता है कि हमें पहले ही मालूम हो चुका है कि 4 साल पहले तुमने हमारे क्लैन मेंबर को जान से मारा था, उसमें तुम 3 शामिल थे, रन ज़्यूफेंग, सन ज़ी और ज़्याओ चुआन। इसलिए अब हमारे हुआन क्लैन सिर्फ तुम तीनों को जान से नहीं मारेगा बल्कि तुम तीनों का पूरा की पूरा ब्लड लाइन ही मिटा देगा। ये सब सुनकर रन ज़्यूफेंग यहाँ पर वांग लिंग से कहता है कि फेलो डाविस ज़ूमू, हम इस बंदे को आपके हवाले छोड़ते हैं, आप इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। हुआनडोंग तो ये सुनकर वांग लिंग से कहता है कि ज़ूमू, तुम जानते हो कि हमारे हुआन क्लैन के पैट्रिक वापस लौट आए हैं। अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो तुम नहीं बचोगे, क्योंकि हमारे हुआन क्लैन का पैट्रिक, उनकी कल्टिवेशन तुमसे बहुत ही ज्यादा है, तुम्हारी असेंडेंट स्टेज की कल्टिवेशन तुम्हें नहीं बचा पाएगी। जिस पर वांग लिंग सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारे हुआन क्लैन का लीडर आखिर किस कल्टिवेशन लेवल पर है। ये सुनकर तो हुआनडोंग बहुत ही जरा चौड़े में जवाब देते हुए कहता है कि हमारा क्लैन लीडर ऑलरेडी सेकंड स्टेप कल्टिवेशन में पहुंच चुका, वो हजारों साल पहले ही इल्यूजनरी यिन और कॉर्पोरल यांग रेल्म को पार कर चुके हैं। जो कल्टिवेशन वाकई में वांग लिंग के लिए ज्यादा है, इसलिए वांग लिंग खुद अपने हाथों से हुआनडोंग को जान से नहीं मारना चाहता था, वो अपनी फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर लेता है। वांग लिंग नहीं चाहता रहा कि उसका नाम सामने आए, इसलिए वो हुआनडोंग को अपनी पावर से जकड़ते हुए यहाँ इन तीनों एंसेस्टर के हवाले करते हुए कहता है कि मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। इस बंदे से मेरा यानी कि ज़ूमू का कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि मुझे कुछ और जरूरी काम पूरे करने हैं, इसलिए मैं यहाँ से जाने लगा हूँ। तो सब कहते हुए वांग लिंग वहाँ से जाने लगा। ये सब सुनकर हुआनडोंग तो काफी ज्यादा घबरा गया था। दूसरी तरफ इन तीनों एंसेस्टर ने भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी, जहाँ ये तीनों मिलकर हुआनडोंग को जान से मारने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हुआनडोंग घबराते हुए कहता है कि ऐसी हरकत मत करना, मैं यंग लेडी हुआनमी का पर्सनल गार्ड हूँ। तुम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारी यंग लेडी हुआनमी हमारे लीडर की एक पर्सनल डिसाइपल है। जिस पर्सनल डिसाइपल को वो दूसरे स्टार सिस्टम से लाए थे, उसे ऑल अलायंस स्टार सिस्टम कहा जाता है, यानी कि वो हमारे लीडर के लिए बहुत ही जरा खास बेटी की तरह है। अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाया तो यंग लेडी हुआनमी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। यहाँ हुआनमी का नाम सुनकर वांग लिंग फोन से रुकते हुए सवाल करके पूछता है कि हुआनमी, आखिर इस औरत का असली नाम क्या है। जिस पर हुआनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे आजाद कर दो, फिर मैं बताता हूँ। वांग लिंग उसकी बात सुनकर फोन से अपने सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुआनडोंग की मेमोरी चेक करने लगा, जहाँ वांग लिंग ने अपने हाथ में उसे खोपड़ी से पकड़ लिया था। और वांग लिंग उसकी मेमोरीज में देखता है कि ये हुआनमी कोई और नहीं बल्कि उसकी दुश्मन मिस ल्यूमी है, जिसे ऑल हेवन स्टार सिस्टम में देखकर तो वांग लिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था। और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि इस औरत की किस्मत वाकई में काफी बेहतरीन है, जो ये सिर्फ बच्ची ही नहीं बल्कि मेरे पीछे पीछे ऑल हेवन स्टार सिस्टम भी आ चुकी। और ये सब सोचते हुए वांग लिंग चूंकि इतने ज्यादा गुस्से में था, वो अपने हाथ के प्रेशर से यहाँ हुआनडोंग की खोपड़ी कुचल डालता है, जिसे जान से मारने के बाद वांग लिंग ने उसकी सोल को अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर रख लिया था। वांग लिंग का भी हुआन फैमिली के साथ 36 का आंकड़ा शुरू हो चुका। इसके बाद वांग लिंग अपने स्टार कंपास को निकालकर यूनसिया प्लेनेट की तरफ रवाना होने लगा था, जहाँ सन ज़ी वांग लिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि अब हुआनडोंग तो मर चुका, हुआन फैमिली को इस बारे में जल्दी मालूम हो जाएगा और वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बदला लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे, यानी कि वो वांग लिंग को रोकना चाहता था। वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, 3 महीनों में मैं वापस आ जाऊंगा, फिलहाल मुझे कोई जरूरी काम है। और ये कहती वांग लिंग फिर से अपने स्टार कंपास को लेकर प्लेनेट यानयून से रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ 1000 इल्यूशनरी प्लेनेट पर आ जाता है, जहां पर हम हुआन फैमिली के लीडर को देखते हैं, जिन्हें वही एल्डर आकर रिपोर्ट करते हुए बता रहा था कि हमारे क्लैन का एक गार्डियन हुआनडोंग, उसकी सोल फ्लेम बुझ चुकी है, यानी कि हुआनडोंग की मौत कंफर्म हो गई और उसकी मौत का लोकेशन प्लेनेट रान्यून था। जो सुनकर तो हुआन फैमिली का लीडर हुआन वू किंग यहाँ शांति के साथ ये सब सुन रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरी एल्डर कहती है कि अगर लीडर का ऑर्डर हो तो हम अभी के अभी अपने फोर्सेस वहाँ की तरफ रवाना करा देते हैं, जल्दी प्लेनेट रान्यून पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएगा, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हुआन वू किंग खामोशी से ये सब सुन रहा था और थोड़ी देर बाद वो जवाब देते हुए कहता है कि प्लेनेट रान्यून हमारे सामने खाक के बराबर है, उसे तबाह करना उससे भी ज्यादा आसान काम, जिसे सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से मैं बर्बाद कर सकता हूँ। मुझे तुम लोगों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हुआनडोंग हुआनमी का पर्सनल गार्ड था, इसलिए उसकी मौत का बदला लेने का हक भी उससे ही है। मैं चाहता हूँ कि हुआनमी खुद पर्सनली इस बदले को ले। ये सुनकर वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि लीडर बहुत ही तरह होशियार है और उन्होंने सही फैसला किया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ अभी तक यंग लेडी हुआनमी का ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट कंप्लीट नहीं हुआ, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता मुझे लगता है यहाँ पर वो एल्डर अभी आगे कुछ कहने वाला था। तभी अचानक हुआन वू किंग फोन से खड़ा होते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि हुआनमी ही बदला लेगी, उसके ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट टेक्निक को शेड्यूल से पहले कंप्लीट करवाओ, ताकि जब
जब एक बार उसका ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट कंप्लीट हो जाए और उसकी बॉडी में हुआन फैमिली का ब्लड लाइन आ जाए, उसके बाद वो जैसा चाहे अपने पर्सनल गार्ड की मौत का बदला ले सकती है। जो सुनकर वहां पर मौजूद जितने भी एल्डर्स थे वो कहते हैं कि ठीक है, जैसे क्लैन लीडर चाहे हम लोग क्लैन लीडर के ऑर्डर के मुताबिक ही चलेंगे। दूसरी तरफ हुआन वू किंग ने भी ऑर्डर दे दिया था कि ये मेरा ऑर्डर है कि जब तक हुआन में तैयार ना हो जाए तब तक प्लेनेट रानियन के जितने भी वॉइड पैसेज है उन सबको ब्लॉक कर दिया जाए। प्लेनेट रानियन पर स्टार लॉकिंग ग्रैंड फॉर्मेशन लगा दी जाए ताकि वो प्लेनेट सील हो जाए, कोई भी अंदर आए कोई भी बाहर आए ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हमारी मर्जी के बगैर वहां पर ना तो एक चूंटी इंटर करनी चाहिए और ना कोई एक चूंटी एक्सिट करनी चाहिए। यही मेरी रॉयल ऑर्डर डिग्री है। ये सब बोलने के बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगलिंग पर भी आ गया था, जो कि अपने स्टार कंपास को लेकर बहुत पहले ही यहाँ प्लेनेट रानियन से निकल कर आ गया था और वो प्लेनेट यूनसिया के सामने पहुंच चुका है, जहाँ वांगलिंग को गोल्डन फ्लेम और विंस मिलेंगे। उन्हें हासिल करने के लिए वांगलिंग यूनसिया प्लेनेट के अंदर की तरफ रवाना हो गया और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।